हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज टॉपिक लिखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक वाक्य, और ये कवर करने के बाद हाइपोथेटिकल सेंटेंस, ये कवर करने के बाद हम लोग फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, वो भी कवर कर लेंगे। तो ये जो हाइपोथेटिकल वाक्य है आपका, काल्पनिक वाक्य, ये बेसिकली भैया पास्ट टेंस पे बेस्ड है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरा यूज होता है इसमें, तो इसलिए हम लोग इसको आज यहीं पर कवर कर लेते हैं। क्योंकि हम अपना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, शुरू करने के पहले कुछ एक दो आप ये जो कल्पना है, देखो कल्पना तो आप आए दिन करते ही रहते हैं, तो मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, तो आप समझने का कोशिश करें कि कल्पना किस तरह की है। जैसे हम शुरू करते हैं, वाक्य है, देखो अक्सर जब आप लोग बैठे रहते होंगे तो इस तरह की, अकेले या कभी ग्रुप में भी, तो इस तरह के ख्याल आते हैं कि यार कहीं लॉटरी लग जाता तो मजा आ जाता, बैठ के आराम से खाते, कुछ करना ना पड़ता। अक्सर लोग कल्पना किया करते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा वाक्य, काश मैं लॉटरी जीत जाता। तो ये जो कल्पना है, इसका मतलब, भाव समझने की कोशिश करेंगे आप। इसका मतलब ये जो कल्पना किया जा रहा है, ये कैसा कल्पना है कि काश मैं जीत जाता, मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये काम हो जाता आगे, ऐसा आपका उम्मीद है कि आप जीत जाते तो मजा आ जाता। तो ये कल्पना कहीं ना कहीं आप देखेंगे कैसा लग रहा है भैया, कैसा कल्पना, फ्यूचरिस्टिक। आप भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी लॉटरी निकल जाए, ठीक बात है, समझ में आ रहा होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक बात है। दूसरा एग्जांपल आप ये भी काफी बोलते हैं, अक्सर आप देख के कि मेरे पास ये ऑडी होता, BMW की गाड़ी होती है, तो काश मेरे पास एक कार होता। तो ये भी आप बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं कि ये काम हो जाता तो मजा आ जाता, अभी कार होता मेरे पास तो मैं ऐसे टहलता यहाँ। तो ये जो कल्पना है, ये भी आप क्या भविष्य में सोच रहे हैं कि आपके पास हो जाता। तो ये कल्पना भी कैसा है आपका, फ्यूचरिस्टिक कल्पना दिख रही है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता, ठीक बात है। अच्छा, मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये भी कल्पना बढ़िया समझ में आ रहा होगा। काश मैं गांव का प्रधान होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, आप दुनिया भर का बताते हैं। तो ये भी कैसी कल्पना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी हो सकता भाई, आप 2-4 साल बाद गांव के प्रधान बन ही जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बन सकते हैं। तो काश मैं वो सांसद होता, MP होता, MLA होता, ये सब कैसे संभावना है, फ्यूचरिस्टिक है। अगला चलो एक मैं लिख दे रहा हूं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। भाई गांव का प्रधान आप सोच सकते हैं तो प्रधानमंत्री भी सोच सकते हैं। आप में भी, आपके दिमाग में ख्याल आता भी होगा, बहुत लोगों का आता होगा कि मैं प्रधानमंत्री होता तो कैसा होता, मैं ये कर देता। तो इस टाइप के जो वाक्य है, ये भी कैसा आपकी कल्पना है भाई। अभी कौन देख रहा है, क्या पता कि आप प्रधानमंत्री बन ही जाएं। तो ये भी कल्पना कैसी है, हो सकता है
कि ये कल्पना भी आपकी सत्य हो जाए आगे जाकर। तो ये जो चारों वाक्य लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा कि इन सारे जो कल्पनाएं हैं, ये इनके होने का कुछ थोड़ा बहुत चांस तो है ही, हो सकता है। तो इसमें टाइम जो है किस तरफ जा रहा है, फ्यूचर की तरफ, कि काश ऐसा हो जाता, मैं लॉटरी जीत जाता आगे भविष्य में, मेरे पास एक गाड़ी हो जाती, मैं गांव का प्रधान हो जाता, मैं प्रधानमंत्री हो जाता। तो ये कल्पनाएं फ्यूचरिस्टिक कल्पनाएं हैं जो आप सोच रहे हैं कि आगे हो जाता। अच्छा, अब मैं एक और ले रहा हूं, आप समझना। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अब ध्यान से देखना। अब ये थोड़ा बदलेगा खेल यहां पर। काश मैं 12th में और मेहनत किया होता। अब आप इसको समझने की कोशिश करें। काश मैं इंटर में जब पढ़ रहा था, भाई बोलते होंगे आप लोग अभी भी कि यार जब मैं इंटर में था थोड़ा और पढ़ लिया होता, मेरा परसेंटेज ज्यादा होता और ये टीटी और ये इसमें मेरिट में आ जाता मैं। तो ये सब चीजें कि काश मैं इंटर में और मेहनत किया होता। तो भैया अब देखो, ये जो कल्पना है, क्या ये कल्पना फ्यूचरिस्टिक है कि बैक जा रहा है आपका? ये कल्पना ऐसा है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, पास्ट की तरफ। तो ये कल्पना क्या अब पूरा हो सकता है कभी? कोई संभावना है दूर दूर तक। भाई इंटर में आप पढ़े होते, अब तो आप कर चुके ना इंटर, अब खत्म काम, अब वापस तो नहीं जाके इंटर कर सकते आप। इसका मतलब भैया ये क्या है आपका? पश्चाताप। या आप पश्चाताप ही तो कर रहे हैं कि यार मैं इंटर में और पढ़ा होता। इस कल्पना के पूरा होने का कोई संभावना नहीं, ये आपका क्या है? पश्चाताप भैया। तो आगे बढ़ते हैं। काश मैं इंटर में और मेहनत किया होता, और इस तरह से। चलो एक मैं और बहुत अच्छा ले रहा हूं एग्जाम्पल। काश इंडिया ने जनवरी से ही बॉर्डर सील कर दिया होता। अब देखो, आप ये कोरोना वायरस वाला देख रहे होंगे इशू, मन में ख्याल आता है, मेरे खुद में भी ख्याल ऐसा आता है कि भैया कि काश ऐसा हुआ होता कि इंडिया ने अगर जनवरी से ही बॉर्डर को सील कर दिया होता, बाहर के लोगों को एंट्री ना दिया होता, इटली, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, जहां से लोग आ रहे थे बाहर से, अगर हम लोग इंडिया ने भैया जनवरी से ही अगर रोक दिया होता, तो शायद ये कोरोना वायरस का ये जो कहर है ये ना होता इंडिया में। तो बशर्ते अब ये भी क्या है? पश्चाताप है भैया। जनवरी से बॉर्डर सील हुई नहीं, हर कोई आ रहा था बढ़िया मजे के साथ, मार्च और तक, होली तक खूब बढ़िया बॉर्डर से आवागमन जारी रहा। तो ये जो काम है आप देख रहे होंगे, ये पास्ट का कल्पना है, ये कभी कुछ होने का चांस नहीं है इसमें। ये मैं सीधा कह सकता हूं, ये हम लोगों का क्या है? पश्चाताप। अब हम लोग पश्चाताप ही तो कर रहे हैं यार। चाइना वाले लोगों को, इटली वाले लोगों को, जो भी विदेश से आ रहे थे लोग उस समय जनवरी में, उन लोगों को हम लोग एंट्री ना दिए होते, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते ना भैया, अब उसका टाइम निकल चुका है। तो यहाँ इंटर में और मेहनत किया होता, ये भी टाइम गया, निकल गया है टाइम, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये पश्चाताप है, ये पश्चाताप। तो आपको ये भाव समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कल्पना हो, देखो दो ही तो भाव होगा ना भैया उसमें। या तो आप हो सकता है भविष्य की तरफ सोचें, या हो सकता है पास्ट का क्या करें? पश्चाताप। तो बहुत सिंपल है। कल्पना में हम लोग दो ही तरह के वाक्य पढ़ेंगे। एक ऐसी कल्पना
जो फ्यूचरिस्टिक होगी, और एक ऐसी कल्पना जो बीते हुए पास्ट का होगा, उसको हम लोग बोल देंगे वो क्या है, पश्चाताप है। तो इस पे बेस्ड हम लोग वो शुरू करेंगे समझना। अब देखो, अगर हम लोग यहीं पर देख लें तो मैं कह सकता हूं 1 से 4 तक, 1 से 4 तक जो मेरा लिखा हुआ है ये एक कैटेगरी है एक कैटेगरी फ्यूचरिस्टिक वाला, और ये मेरा दूसरा कैटेगरी है पश्चाताप का। तो जो मेरा फ्यूचरिस्टिक वाला होता है उसके लिए हम लोग भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक बात है। देखो, जो कल्पना है, चाहे वो कल्पना भविष्य की तरफ का हो, चाहे वो पश्चाताप वाला हो, सारे कल्पना को हम लोग पास्ट से लिखते हैं। अगर कल्पना फ्यूचरिस्टिक है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर कल्पना अपना पश्चाताप है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट से लिखते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ठीक बात है, ये आपका कवर हो रहा है मोबाइल में तो समझ में आ रहा होगा, आप देख लें। जो ये फ्यूचरिस्टिक वाले हैं, इसको मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये जो फ्यूचरिस्टिक वाले हैं इनको लिखने का एक ही तरीका है, बिल्कुल सेट तरीका। जितने फ्यूचरिस्टिक कल्पना हैं उनको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट से लिखते हैं, और जो हमारे ऐसे कल्पना है बीते हुए कल का, पास्ट का, जो अब कुछ हो नहीं सकता उसमें, वो पश्चाताप वाला, वो हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट से। इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो फिर मजा आएगा, फिर करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। ये बात आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो कि 2 टाइप का होता है कल्पना, एक फ्यूचरिस्टिक या तो पश्चाताप। फ्यूचरिस्टिक हुआ तो भैया पास्ट इंडेफिनिट, और अगर पश्चाताप हुआ तो पास्ट परफेक्ट। सारा पूरा इसी पे टिका हुआ अपना। अब हम लोग एक एक करके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। अब मुझे मिटाना पड़ेगा इसको। अब हम लोग अनुवाद करने का नियम सीखते हैं इसमें कि कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट है, ये आपके सामने लिखा है। ये फ्यूचरिस्टिक है, समझ में आ गया। जैसे फ्यूचरिस्टिक हुआ आप तुरंत समझ गए कि कैसे करना है। मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिख देना है बस, और कुछ नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिख देना है। तो आप लिख देंगे, कैसे लिखेंगे? काश के लिए डालते हैं हम लोग इफ डाल देते हैं काश, या कभी कभी आपका आ जाता है इफ ओनली काश, ये भी काश का भाव देता है, इफ ओनली। या कभी कभी आई विश, मेरी इच्छा है, तो आपकी कल्पना हुई। ये भी कभी कभी ओ दैट आ जाता है, ओ दैट भी कल्पना है। और वो दैट की जगह कभी कभी आ जाता है वुड दैट, तो वुड दैट से भी ये सारे जो कीवर्ड है ये कल्पना वाले हैं। एग्जाम में ओ दैट वुड दैट तो जल्दी आज तक अभी मुझे दिखा नहीं है, लेकिन आप एडवांस में जानते रहें। इफ ओनली आई विश, ये ज्यादातर वाक्य कल्पना वाले इसी से लिखे जाते हैं। ठीक है, जानते वो भी रहे आप, वो दैट वुड दैट। तो इन सबका मतलब काश निकल कर आता है कल्पना में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो काश लिखा है इसको हमने बना दिया इफ। मैं लिखा, आप भैया अनुवाद करते हैं आई। यहां वर्ब क्या है? लॉटरी जीतने की बात हो रही है। जीतना है हमको, किसमें ले जाना है? पास्ट इंडेफिनिट। अब आप जीतने का करेंगे विन, विन का क्या बनेगा? वन। पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे हम लोग इसमें। इफ आई वन द लॉटरी, कि काश, देख के मुझे समझ में आ गया कि काश, और मैंने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, इसका मतलब मैं लॉटरी जीत गया नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको हम लोग पढ़ेंगे काश मैं लॉटरी जीत जाता, मतलब मैं
आगे बता रहा हूं कि काश मैं जीत जाता तो मजा आ जाता। तो ऐसा भाव आपका फ्यूचरिस्टिक निकल कर आता है। ये पास्ट नहीं है, आप ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फ्यूचरिस्टिक है ना आपका। ये कल्पना है कि काश ये मैं लॉटरी जीत जाता। तो भैया बात समझ में आ गया होगा कि अनुवाद कैसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है जो मैं नीचे लिख रहा हूं, अगला वाक्य, काश मैं प्रधानमंत्री होता। यह आप देखेंगे ये भी कैसा है मेरा भाई, पश्चाताप थोड़ी ना है, हो सकता आप प्रधानमंत्री बन जाए। तो काश मैं प्रधानमंत्री होता, इफ कल्पना लगा दिया, आई। अब ध्यान देना है कल्पना के वाक्यों में भैया, इसमें आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर क्या आना था, वाज लगाना था। आई वाज द पीएम करते आप पास्ट में, लेकिन कल्पना वाले वाक्यों में कभी वाज नहीं लगाते हम लोग। सब्जेक्ट ABCD कुछ भी हो, आई हो, ही हो, वी हो, यू हो, दे हो, सी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्या लगाना है, वर। सबके साथ एक सूत्रीय कार्यक्रम वर लगेगा। आई वर द पीएम, कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, बस एक ध्यान देना है, वाज नहीं आना है भैया। एकदम आप 100% श्योर हो लो कि कल्पना के वाक्यों में, देखो कल्पना कैसे पता चला, इफ लगा है। तो अगर कल्पना रहा तो कल्पना में कभी वाज नहीं लगता, ही भैया गलत है आपका, सीधा सीधा तो वर लगता है। ठीक है, ये कल्पना फ्यूचरिस्टिक थी, ये भी फ्यूचरिस्टिक थी, तो मैंने दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रख दिया। उम्मीद है कि आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ चुके हैं, तभी मैं इसको लेके चल रहा हूं। इफ आई वन द लॉटरी हो गया, इफ आई वर द पीएम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल तो यार मुझे ध्यान नहीं, चलो कौन सा मैंने लिखा था, मैं तो मिटा दिया। कुछ था, काश मेरी नौकरी लग जाती या मेरे पास कार होता, यही कुछ था। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, काश, हाँ यही था, काश मेरे पास एक कार होता, मेरे पास एक बंगला होता, गाड़ी होती, यही सब तो, यह तो कल्पना है। काश मेरे पास एक कार होता, ये कल्पना कैसी है भैया, क्या पश्चाताप है? नहीं भैया, ये फ्यूचरिस्टिक कल्पना आपकी, आप कल्पना कर रहे हैं कार आता तो हम जाते, टहलते, खूब बढ़िया मजा करते, तो ये फ्यूचरिस्टिक कल्पना है। इसको हम लोग बनाएंगे किससे भैया, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, फ्यूचरिस्टिक कल्पना है, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे भैया। इफ, चलो कि मैंने डाल दिया ये, इफ ओनली, काश मेरे पास कार होता। अच्छा, रखने वाला है, रखने वाला वर्ब क्या है, हैव। हैव का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, हैड। हमको कौन सा लगाना है, B2 लगाना, पास्ट इंडेफिनिट। तो इफ ओनली आई हैड अ कार, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, काश मेरे पास एक कार होता। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस भले लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे कैसा, फ्यूचरिस्टिक कल्पना, काश मेरे पास एक कार होता। तो इस तरह से हम लोग अनुवाद इसका करते हैं। अच्छा, मैं और आगे ले रहा हूं एग्जाम्पल, आप समझते चलें। और मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, काश आप पढ़ लेते तो नौकरी लग जाती, ऐसा आप वाक्य बोला जाता है। चलो, जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग अच्छे से, मैं कह रहा हूं कि काश
आप अच्छे से पढ़ लेते, कि स्टूडेंट्स को मैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि मेरी ये कल्पना है, मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ लेते खूब अच्छे से, तो आगे जाकर आप लोगों का नौकरी लग जाता। तो ये मेरी कल्पना है कि काश आप लोग पढ़ लेते, पढ़ाई कर लेते। तो ये कल्पना कैसा है? फ्यूचरिस्टिक मैं कल्पना कर रहा हूं कि काश आप लोग जो लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, अभी चल रहा है, तो आप लोग पढ़ते, थोड़ा मेहनत कर लेते आप लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कल्पना फ्यूचरिस्टिक है। तो मैं बोलूंगा इफ यू स्टडी। अगर आप सबकी बात है तो यू आल भी लगा सकते हैं आप, उसका मतलब नहीं है, बहुत समझने की बात है। इफ यू स्टडी, कि आप लोग पढ़ लेते। अच्छा, मैं इसी वाक्य को आप समझना, जो है इसी वाक्य को मैं दूसरे तरह से लिख रहा हूं। वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, यही समय है कि आप पढ़ लेते। क्या इन दोनों में कोई खास फर्क है? मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि काश आप पढ़ लेते, आप पढ़ाई कर लेते। भैया, आप घर पे बैठे क्या कर रहे हैं? आप पढ़ लेते थोड़ा सा। और मैं इसी को लिख रहा हूं, भैया यही समय है, यही समय है कि आप घर पे बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है, आपको बस घर में बैठ के खाना है और पढ़ना है। तो यही समय है, या मैं ये भी लिख सकता था, ये उचित समय है, ये उचित समय है। या मैं क्या लिख सकता था, ये अच्छा समय है कि आप पढ़ लेते। घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? पढ़ लेते आप। तो ये मेरी कल्पना है, कल्पना ही तो है, ये मैं कल्पना कर रहा हूं कि काश आप पढ़ लेते। ऐसे मैंने बोल दिया। अब मेरा बोलने का तरीका, मैंने कहा कि आप लोगों को मैं कह रहा हूं, भैया देखो यही समय है कि आप घर पे बैठे हैं, आप पढ़ लेते। ये मेरी कल्पना है, और जो कि तीनों वाक्य मेरे वही हैं लगभग। ये समय है कि आप पढ़ लेते, इसका मतलब ये मैं आप लोगों को अपनी कल्पना बता रहा हूं फ्यूचरिस्टिक, कि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये वाक्य, यही समय है कि आप पढ़ लेते। तो भैया मैं इसको कैसे लिखूंगा? यही समय है, इसको मैं लिखूंगा इट इज टाइम। इट इज टाइम लिख दिया, इतना अनुवाद, यही समय है, इट इज टाइम। अब आप पढ़ लेते, तो ये कल्पना हुई, ये समय है कि आप पढ़ लेते। तो जैसे अभी ये काश के लिए हमने क्या लगा दिया? इफ। यही समय है, इट इज टाइम। अब आगे क्या लगाएंगे? इट इज टाइम यू स्टडीड। बस इतने तो लिखा है, बात समझ में आ रही होगी। तो इट इज टाइम, यही समय है, इससे मैंने क्या किया? इससे मेरी कल्पना दिख रही है। इट इज टाइम कि यू स्टडीड, कि आप पढ़ लेते। ये वाक्य कैसा है भैया? गलती मत करना कभी समझने में, ये फ्यूचरिस्टिक वाक्य है। आगे संभावना है कि आप ये काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये उचित समय है, या ये अच्छा समय है। तो भैया देखो, जब उचित समय आता है ना, उचित के लिए लगा देते हैं हम लोग हाई टाइम। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम लगा के आगे पूरा वाक्य फिर वही चला जाएगा। इट इज हाई टाइम मतलब बहुत ही उचित समय आ गया है। अब की ना पढ़े तो अब तो बर्बाद, मतलब समझो एकदम उचित समय आ गया है। और अच्छा समय आ गया है,
तो अच्छा समय के लिए आप क्या डाल सकते हैं, इट इज गुड टाइम। तो ऐसा कुछ डाल सकते हैं, इट इज गुड टाइम यू स्टडीड। तो ऐसा इट इज ग्रेट टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम। ऐसा वाक्य ये आपका किस तरफ लेके जाता है, कल्पना की तरफ लेके जाएगा और आप अच्छे से अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। तो कोई बहुत दिक्कत तो लगा नहीं होगा इसमें, बहुत मजेदार चीज है। जितनी भी भैया कल्पना है आप किस में डाल दोगे, अगर फ्यूचरिस्टिक है पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम लोग अगले पे आते हैं। ठीक भैया, देखो हम लोग अभी एक चीज इसमें और कवर कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल फिर लिख रहा हूं, फिर समझे आप। काश मैं लॉटरी जीत जाता। देखो अभी कल्पना हो गई इतना, आगे भी तो आप लिख सकते हैं, आगे भी कभी कभी वाक्य जोड़ा जाता है। जैसे काश मैं लॉटरी जीत जाता, इसका आगे मैं बताऊंगा अब कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता, ये मेरी कल्पना है, तो मैं क्या करता, आगे उसका रिजल्ट। तो मैं विदेश टहल आता। अभी तो नहीं हिम्मत पड़ेगा, खैर। तो वाक्य पे आते हैं। काश मैं लॉटरी जीत जाता, मेरी कल्पना है, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा तो मेरी क्या इच्छा है आगे, अगर ये काम हो जाएगा, अगर मैं लॉटरी जीता तो उसका परिणाम क्या होगा, तो भैया मैं जाऊंगा विदेश में टहलने घूमने। ये इसका क्या हुआ, इस मेरी कल्पना का क्या है ये परिणाम, मतलब आगे। तो इसका हम लोगों ने बनाया था, इफ आई वन द लॉटरी। ठीक बात है, यहां तक बात क्लियर। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं विदेश टहलाता। अब मुझे करना है मैं विदेश टहल आता, इसका अनुवाद करना है। तो आई, अब आप एक नॉर्मल वाक्य में प्रेजेंट में लिख रहा हूं। प्रेजेंट का जो कंडीशनल मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था, इफ आई विन द लॉटरी। अब मैंने एक ये नॉर्मल कंडीशन है, ये कल्पना नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको बोलेंगे इफ आई विन द लॉटरी आई विल ट्रेवल अब्रॉड। कि अगर मैं जीत जाऊंगा, भैया देखो ये कल्पना नहीं पढ़ेंगे इसको आप, ये आप पढ़ेंगे कि ये एक कंडीशन है, केवल कंडीशन ना पढ़ेंगे, ये महज कंडीशन पढ़ेंगे समझने के लिए कि प्रेजेंट जो फ्यूचरिस्टिक कंडीशन है, इफ आई विन द लॉटरी। ये मैंने वाक्य आपको बताया था प्रेजेंट में कि भैया ये देखो प्रेजेंट में लिखा है, ये प्रेजेंट में, तो दूसरा वाक्य किधर जाएगा, इसका रिजल्ट फ्यूचर में। कंडीशन प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में। अब आप समझो, इसी को अगर हम लोग कल्पना समझें, अगर कल्पना समझेंगे तो ये मेरा कहां जाएगा, पास्ट में। और ये मेरा विल कन्वर्ट होकर विल का क्या बनेगा, विल का पास्ट मैंने क्या बनाया, वन। भाई इसको मैंने पास्ट किया, वैसे मेरा जो विल था, ये विल कन्वर्ट होके किस में चला जाएगा, पास्ट में। विल का भी पास्ट करेंगे वुड, और वुड के बाद मेरा क्या लग जाएगा, वुड के बाद ट्रैवल। ठीक बात है। तो दोनों चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये जो नॉर्मल कंडीशन है प्रेजेंट वाली कि एक दो काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं फ्यूचर में कंडीशन के साथ। तो ये जो कंडीशन है हम लोग इसको किस में रखते हैं, प्रेजेंट में, और इधर वाले को फ्यूचर में। अगर हम
उसी वाक्य को, इसी वाक्य को कल्पना की तरफ ले जाएं। अगर हम लोग इसको कल्पना की तरफ ले जाएं तो कल्पना में अपना क्या हो जाता है, ये पास्ट रहेगा, ये पास्ट रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। तो आपको ये नहीं समझना है कि ये वाला सही है कि वो वाला, भैया सही दोनों है। देखो थोड़ा सा भाव में फर्क है। ये कंडीशन है, फ्यूचरिस्टिक कंडीशन बोलेंगे, और ये वाला जो है इसको हम लोग कल्पना बोलेंगे। और ये जो वाक्य है, देखो इतना डीप में तो कभी आपको वो करना नहीं है। और ये जो कल्पना है, कल्पना में ये जो सही होने का संभावना है लॉटरी जीतने का, आप मानेंगे कि नहीं के बराबर, मतलब कोई संभावना नहीं। तो ऐसे मान ली कि मैं प्रधानमंत्री हो जाता, कौन सा प्रधानमंत्री बन ही जा रहे हैं वैसे हकीकत में। तो ये जो कल्पना वाला होता है इसमें देखो संभावना होती है लेकिन बहुत ही कम, मतलब ऐसे समझेंगे। और ये जो है ये आपका फ्यूचरिस्टिक है। इसमें आप मान सकते हैं कि हाँ, जैसे कि अगर आप आओगे तो हम लोग पार्टी में चलेंगे, तो ये सब क्या है, फ्यूचरिस्टिक वाला कंडीशन। तो कल्पना नहीं, ये एकदम हकीकत की बात है, फ्यूचरिस्टिक। जैसे आएंगे हम लोग तुरंत पार्टी में जाएंगे। तो और कल्पना में मतलब संभावना गिर जाती है थोड़ी सी। तो खैर उस बात पर हम लोगों को नहीं उलझना है। जो मेन मुद्दा था हम लोगों का, मेन मुद्दा ये है कि अगर ये कंडीशन है, कंडीशन मतलब अगर कल्पना में दिया है और अगर हमको यहाँ पास्ट मिला, दिखा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा वाक्य क्या दिया है, कल्पना दिया है, पास्ट में दिया है, कल्पना है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, कल्पना। तो जैसे ही मैंने ये देखा ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऐसे ही मैंने देखा कि यहां विल नहीं होगा। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो विल का भी पास्ट रखेंगे, क्या रख देंगे, वुड। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि वहां हमने आपको अभी नीचे दिखाया कि ये विल ट्रैवल था, ये क्या लिखा था, विल ट्रैवल, फ्यूचर लिखा था। इसको हमने पास्ट कैसे किया, विल को हमने क्या कर दिया, वुड बन जाएगा। तो ये आपका बहुत ज्यादा एरर इस पे आता है कि ये पास्ट रहेगा, ये वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वुड और वुड के बाद हम अपना क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, अच्छा और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। काश मेरे पास एक कार होता, काश मेरे पास एक कार होता, तो आगे इसका चलो क्या हो जाता कंडीशन कि तो मैं आपको लिफ्ट दे देता। काश मेरे पास कार होता तो मैं आपको नहीं, बल्कि समझो अभी जो चल रहा है, मैं गरीबों को लिफ्ट दे देता। अभी जो पलायन का सिलसिला चल रहा है, आप देख रहे होंगे रोड से लोग पैदल पैदल ही 600 800 किलोमीटर चल रहे हैं। तो चलो उसको देख के, ये मेरी कल्पना है एक, कि अगर मेरे पास कार होता तो मैं यार उन गरीब लोग जो बेचारे पैदल जा रहे हैं उनकी मैं मदद करता, उनको मैं जाके बैठा के उनके एक एक लोग को छोड़ के आता, जितना कर सकता। तो कल्पना है, समझ में आ रहा होगा। और ये कल्पना कैसा, फ्यूचरिस्टिक। इफ आई हैड अ कार, कोई दिक्कत नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट लिखा है मैंने। तो मैं लिफ्ट देता, तो यहां विल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वुड, क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट। आई वुड लिफ्ट, आई वुड गिव, आई वुड गिव लिफ्ट, तो मैं लिफ्ट दे देता। आई वुड गिव लिफ्ट टू द पुअर, तो मैं गरीब लोगों को की मदद कर देता।
द पुअर लिखा, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। एडजेक्टिव में आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अब इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे। जो एडजेक्टिव के पहले जब हम लोग द लगा देते हैं तो उससे वो पूरे समुदाय का मतलब वो उससे नाउन बन जाता है और वो पूरे गरीब लोगों का बोध करता है। तो अगर मेरे पास कार होता तो ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट मैंने देखा ये हैड लगा है, हैड के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मेरा V2 है और ये किसका V2 है, हैड का। तो V2 है तो यहां मैंने क्या किया, वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेरे ख्याल से बात एकदम से समझ में आ गया होगा आपको कि ये मेरा कंडीशनल वाक्य ऐसे पहला कल्पना में बनता है भैया। तो आप आराम से नोट कर लेना कि पास्ट इंडेफिनिट यहां रहेगा तो वहां हम लोग क्या करेंगे, वुड प्लस V1। ठीक बात भैया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो मैं भैया बढ़ गया होता अब तक आगे। लेकिन आप माने एग्जाम में एक क्वेश्चन रखा मिलेगा आपका। तो अगला चलते हैं हम लोग, अगले पे आते हैं। कल्पना जो अपना पश्चाताप था, ठीक है भैया। तो पश्चाताप वाला वाक्य अब मैंने लिखा था कि काश मैं 12th में और ज्यादा मेहनत किया होता। काश मैं 12th में और ज्यादा मेहनत किया होता तो मैं 75% मार्क्स पा गया होता। ठीक बात है भैया, समझ में आ रहा होगा आपको। ये पश्चाताप है कि मैं यार इंटर में, मेरी कल्पना है कि काश जब मैं इंटर में था थोड़ा और पढ़ लिया होता तो वही मेरे 75% आ जाते। अभी 66-67% रह गया तो 75 आ जाता अगर मैं पढ़ा होता तो अब ये मैंने देखा कि ये तो पश्चाताप है मेरा पूरा, तो मैं पहले इसको करूंगा। ये पश्चाताप वाला जो मेन कंडीशन है काश से लगा है, इसको करूंगा। फिर वो तो उसको मैं फिर बताता हूं, वो तो रिजल्ट है उसका। पहले तो आप ये करते काश अगर पढ़े होते। तो इफ हम लोग कैसे जाएंगे, ये भैया देखो लिखा है क्या अपना पश्चाताप, और पश्चाताप मैंने बताया आपको किससे जाएंगे, पास्ट परफेक्ट से। तो इफ आई, अब क्या डालेंगे, इफ आई हैड स्टडीड, मैंने पास्ट परफेक्ट डाला, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, और ज्यादा तुलना कर दिया मैंने, हार्ड का क्या डाल दिया, हार्डर, और ज्यादा के लिए मैंने क्या डाला, हार्डर। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यहां तक बना। अगर मैंने मेहनत ज्यादा किया होता तो मैं पास हो गया होता, 75% पाया होता। आई, अब आप समझो यहां भैया देखो क्या है, ये पास्ट परफेक्ट। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इधर भी मुझे वही परफेक्ट वाला डालना पड़ेगा। तो मैं इधर बोलूंगा कि यहां पर मेरा बनेगा मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट, मॉडल मतलब कि जैसे हमने अभी मॉडल क्या डाला, वुड, तो ये मॉडल है आपका। तो मॉडल में हमको क्या यूज करना, परफेक्ट। ये मेरा पश्चाताप है, पश्चाताप में मेरा क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो आगे का रिजल्ट भी मैं किसमें लिखूंगा, परफेक्ट में, लेकिन मॉडल परफेक्ट। तो मॉडल परफेक्ट कैसे लिखा जाएगा, आई वुड, और वुड के बाद क्या लगेगा, हैव, वुड हैव, ये वुड हैव हो गया। और अब
अब यहां पर मेन वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो आई वुड हैव, और यहां मैं लिख रहा हूं भैया, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो ये मैं यहां का लिख दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। आई वुड हैव, आई वुड हैव, अब मुझे थर्ड फॉर्म डालना है, गेट का क्या लग जाएगा, गॉट। आई वुड हैव गॉट 75% मार्क्स। एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर ये मेरा पश्चाताप है, पश्चाताप है, मुझे पता चल गया, काश मैं 12th में जब था तो मेहनत किया होता। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, एक शब्द यहां और डाल देना चाहिए था क्योंकि वहां लिखा है इंटर में। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर व्हेन आई वाज इन 12th। ये देखो कल्पना वाला वाक्य यहां नहीं है, कल्पना वाला कहां लगा है, इसमें है, इसलिए ये तो वाजिब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये किससे जुड़ा है आपका, व्हेन से। ये तो आपका टाइम बता रहा है बेसिकली कि इफ आई हैड स्टडीड हार्डर व्हेन आई वाज इन 12th, तो आई वुड हैव गॉट 75% मार्क्स। ध्यान देना है, हैड स्टडीड और ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर हमने क्या डाला, मॉडल परफेक्ट। ठीक बात भैया। तो अगर पास्ट सिंपल होगा, आप देखो मैं पूरा सार समझ लेते हैं। अगर पास्ट सिंपल होगा, कंडीशन दिया रहेगा पास्ट सिंपल, तो यहां मॉडल सिंपल, समझो मॉडल सिंपल। तो मॉडल सिंपल मतलब वुड प्लस V1, जैसे आप बोलते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब V2। तो मॉडल टेंस, जो मॉडल इंडेफिनिट क्या होता है, जैसे शैल गो, विल गो, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वैसे अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, चलो मैं इसको इंडेफिनिट लिख दे रहा हूं, शायद ज्यादा समझ में आए आपको। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये मेरा किस में जाएगा, मॉडल इंडेफिनिट। मॉडल इंडेफिनिट मतलब शैल गो, विल गो। तो मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि ये पास्ट वाला मॉडल होना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली हम लोग मॉडल पास्ट वाला कौन सा यूज कर लेते हैं, विल का क्या डाल देते हैं, वुड। और कुछ नहीं करते भैया, शैल का शुरू मत करने लगना, वो सब नहीं, वो मैं समझाने के लिए दिया था कि हम लोग अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ मॉडल इंडेफिनिट। मॉडल इंडेफिनिट मतलब वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक बात है। दूसरा इफ के बाद अगर यहां मेरा क्या रहा भैया, पास्ट परफेक्ट। अगर मेरा यहां पास्ट परफेक्ट रहा तो यहां मैं डालूंगा मॉडल परफेक्ट। अब मॉडल परफेक्ट मतलब आप समझो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कैसे लिखते थे आप, शैल, अभी वैसे मैंने बताया नहीं लेकिन आइडिया थोड़ा मोड़ा आपको होगा ही। शैल हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म, विल हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यही तो हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट। तो मॉडल परफेक्ट, और मॉडल में मुझे क्या लेना है, पास्ट में जाना है, विल का मैं क्या ले लूंगा, वुड। तो वुड, हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसलिए बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर ये पास्ट परफेक्ट तो मैं यहां क्या ले लूंगा, मॉडल परफेक्ट। और मॉडल में ज्यादातर में मुझे क्या लेना है, हमेशा वुड ज्यादातर चलता है यहां पर। तो वुड, हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म ये रहेगा, वुड प्लस V1। तो यहां तक जो एक कॉन्सेप्ट था बताने वाला, वो काफी हद तक मैंने कवर कर दिया, आपका बात समझ में आ गया होगा।
जो है कि काल्पनिक वाक्य होता क्या है और बनाते कैसे हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो ये काल्पनिक वाक्य समझने के लिए एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। आप पहले वीडियो देखें, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको बात भी समझ में आ जाएगी। तो आप वीडियो देखें 1 मिनट का और फिर आप समझें उस वीडियो में कि कैसे वो कल्पना वाला वाक्य बोला जा रहा है वहां पर, और फिर हम लोग उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो वीडियो देखें आप लोग एक बार। प्लीज, तुम नैना को नहीं छोड़ सकते। बस बस। मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? काश काश मैं तुम्हारी जगह पे होता। ठीक है भैया, वीडियो आप देख लिए होंगे, मूवी भी आपको याद आ गया होगा। और अब घर वापस आते हैं तो नैना से बाद में मिलिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग कि इसका अगर ट्रांसलेशन करना है, समझ गए होंगे कि हाइपोथेटिकल कैसे हो रहा है। एक आध बार अगर ना समझ में आया हो, आप बैठ जाके फिर से वीडियो देखें। उसमें जो वाक्य कह रहा है, सैफ अली खान जी कह रहे हैं शाहरुख से कि अगर तुम मेरी जगह होते, यही तो बोले, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। तो तुम क्या करते, यही तो है। अब आप ऐसे समझो इसको, एकदम से बढ़िया, बहुत अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल सेंटेंस का कि अगर तुम मेरी जगह होते, कल्पना डाल रहा है फ्यूचरिस्टिक वाला कि अगर मान के रखो, मान लो तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते ऐसी कंडीशन में। तो शाहरुख खान जी का उत्तर था, वो भी लिख लेते हैं, काश मैं तुम्हारी जगह होता। बस इतना ही इनका उत्तर था। समझ गए होंगे सैफ अली जी की क्या मतलब निकला इसका, कि काश मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या होता। तो पहला, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। तो इसका मतलब ये हम लोग का फ्यूचरिस्टिक जा रहा है कि अगर मान लो, जैसे हम लोग कहते हैं मान लो मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। तो ये फ्यूचरिस्टिक जा रहा है अपना, पास्ट इंडेफिनिट। इफ यू और वर तो हमेशा ही लगेगा, अगर वाज वर डालना है तो हमको वर हमेशा डालना है कल्पना में। इफ यू वर इन माई पोजीशन, अगर तुम मेरी पोजीशन में होते, जैसे मेरी हालत है उस जगह होते, तो आगे अब बता रहा है उसका रिजल्ट। इफ यू आर इन माई पोजीशन तो तुम क्या करते। अब मुझे पता है रिजल्ट इसका लिखना है मुझे वुड प्लस V1 से, यही तो हुआ, वुड प्लस V1 से। लेकिन इंट्रोगेटिव है यहां, देखो लिखा ना, तुम क्या करते। तो मैं डालूंगा व्हाट वुड, इंट्रोगेटिव मैं बना रहा हूं, व्हाट वुड यू डू। देखो वुड प्लस V1 डाला है मैंने इंट्रोगेटिव बनाकर। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है कि इफ यू आर इन माई पोजीशन व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। तो अब इनका रिप्लाई जो था शाहरुख जी का, काश मुझे मौका मिला होता कि मैं तुम्हारी जगह होता। इफ
ओनली, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके इफ ओनली डाल दे रहा हूं। इफ ओनली काश आई वर इन योर पोजिशन, कि काश मैं तुम्हारी जगह पे होता तो कुछ कहना ही ना पड़ता आपको, इस तरह की चीजें। तो ये उनका रिप्लाई था। ये भी हमने किसमें डाला, आई, देखो लगा आई के साथ भी हमने क्या डाला, वर डाला है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल वाक्य है, वर जाएगा। तो समझ में आ गया होगा बात। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो एक दो और केसेस जो एग्जांपल है मैं आपको करा दे रहा हूं, तो अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। एक मैंने कोरोना वायरस वाला लिया था। अगर इंडिया ने जनवरी में लॉकडाउन किया होता, अरे सॉरी लॉकडाउन नहीं, ये जनवरी में बॉर्डर सील करने वाली बात हो रही थी। अगर इंडिया ने जनवरी से बॉर्डर सील किया होता, अगर इंडिया ने जनवरी से ही बॉर्डर सील किया होता तो कोरोना वायरस इंडिया ना आया होता। ठीक है भैया, एकदम समझ में आ रहा होगा बात आपको। अगर इंडिया ने जनवरी से बॉर्डर सील किया होता तो कोरोना वायरस इंडिया ना आया होता। ये जो जनवरी से सील करने वाली बात है, जनवरी से सील तो नहीं हुआ, और ये समय कब का है आपका, बीत चुका, काम हो चुका सब। ये क्या है, पश्चाताप। यही तो हुआ कि अगर अब ये काम क्या हो सकता है, क्या जनवरी फिर से आप पीछे जाएंगे या जनवरी से बॉर्डर जाके सील करेंगे और बोलेंगे ना अब कोरोना वायरस नहीं आएगा। भैया ये पश्चाताप है, तो इसमें कोई उम्मीद नहीं है, समय बीत चुका है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने इंटर वाला एग्जाम्पल लिया था आपको कि मैं जब इंटर में था, वो एग्जाम्पल, समय बीत चुका है। यहां भी इस काम के करने का समय बीत चुका है। ये कल्पना महज क्या है, ये कल्पना आपकी महज पश्चाताप है। आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। अब बॉर्डर सील करने का कोई मतलब नहीं है, अब तो समय निकल गया। तो जनवरी से अब अनुवाद करना है। इफ इंडिया हैड, अब पश्चाताप आप जान रहे हैं कैसे लगाएंगे। इफ इंडिया हैड सील्ड इट्स बाउंड्री, बाउंड्री का स्पेलिंग चलो आप चेक कर लेना एक बार, थोड़ा स्पेलिंग का दिक्कत है जो है, इसमें देख लेना। इफ इंडिया हैड सील्ड इट्स बाउंड्री सिंस जनवरी, अगर जनवरी से सील किया होता। इफ इंडिया हैड सील्ड इट्स बाउंड्री सिंस जनवरी, अगर जनवरी से सील किया होता तो आगे हम लोग लिख सकते हैं तो कोरोना वायरस इंडिया ना आया होता। तो कोरोना वायरस, अब ये परफेक्ट में चलेगा भैया, ये देखो परफेक्ट, ये भी परफेक्ट में चलेगा। कोरोना वायरस वुड नॉट हैव, वुड हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म, वुड नॉट हैव रीच्ड इंडिया। तो कोरोना वायरस इंडिया ना पहुंचा होता, ना आया होता, ना पहुंचा होता, चीज वही है। अगर इंडिया ने बाउंड्री जनवरी से सील कर दिया होता तो कोरोना वायरस वुड नॉट हैव रीच्ड इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो यह इस तरह से देखो बहुत सारे केसेस अपने चलते हैं। अब मैं एक लास्ट
पॉइंट बताकर फिर इसको यहां पर क्लोज करूंगा। थोड़ा सा अभी एक पॉइंट आपका रह गया है। जो कंडीशनल वाक्य लिखते हैं हम लोग, इफ आई वर द पीएम, ठीक है, कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, इसी को आप ये भी कह सकते हैं इक्वल टू लगाकर। कभी कभी वाक्य में इफ नहीं देता आपका, कभी कभी इफ नहीं देगा, इफ से शुरू नहीं करेगा, बल्कि इफ हटाकर वाक्य को किससे शुरू कर दिया जाएगा, वर से। वर आई द पीएम, हेल्पिंग वर्ब मैंने डाल दिया, जैसे इंट्रोगेटिव लिखते हैं वैसे। तो इसका मतलब भी आपका यही होता है, ध्यान देंगे आप। इफ आई वर द पीएम, काश मैं प्रधानमंत्री होता, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर आई द पीएम। देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आई लगा है, वर लगा है, इफ नहीं दिया है, लेकिन तब भी आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, आई के साथ वर लगा है। आगे एक वाक्य और भी दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे उससे कि ये आपका कंडीशन है। आगे भाई ये भी तो रहेगा, आई वुड हेल्प द पुअर। अगर अब देखो वुड प्लस V1 देख के भी आपको हेल्प मिल जाएगा कि ये इसका मतलब ये कंडीशनल आपका क्या कल्पना है, और ये इफ नहीं लगाकर किससे शुरू कर दिया, वर से। अब ध्यान देना इस चीज को। इफ आई हैड, दूसरा एक मैंने क्या, इफ आई हैड ये लिया था मैंने, ये वाक्य मैंने लिया था, इसी को मैं लिख सकता हूं फिर वही चीज, इफ को मैं हटा दूंगा और वाक्य में किससे शुरू कर दूंगा, हैड से। हैड आई, तो ये भैया ये वाक्य और ये वाक्य भी क्या है, वही है। चाहे इफ आई हैड स्टडीड हार्डर बोल दो, चाहे इफ को हटा दो और वाक्य को किससे शुरू कर दो, हैड से शुरू कर दो, तब भी चीज वही है। और एक चीज आप जान लो, मैं आपको CGL 2014 या 15, 2015 का शायद है, CGL 2015 टीयर 2 का क्वेश्चन था, उसमें ये भी और ये भी दोनों दिया था, और आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया था कि कौन सा होगा इन दोनों में। भैया देखो, सही तो ये भी है, सही तो ये भी है। आप ध्यान देना मेरी बात को। अब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप समझ के चलना, कभी गड़बड़ नहीं होगा आपका, गलत नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आती है, इन दोनों में बेटर कौन सा है, तो भैया बेटर आपका ये वाला है। ये थोड़ा एडवांस, मतलब आजकल की लिखावट में ये एडवांस समझा जाता है, या यूं समझो कि इसमें कहीं ना कहीं एक दो शब्द कम है अपना। इसमें क्या कम है, इफ नहीं है इसमें, तो ये क्या है अपना, कंसाइज है ये। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंसाइज वे में लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये ज्यादा बेटर होता है। या यूं समझो कि ये भैया देखो पढ़ने में ही थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, तो ये जान ले आप भैया सही दोनों है, लेकिन इन दोनों में बेटर आपका हमेशा ये जो कंडीशन हटाकर आप जो हेल्पिंग वर्ब से लगाकर शुरू करते हैं कंडीशन, ये आपका बेटर होता है। तो आप ये जानते रहेंगे, नहीं तो एग्जाम में आएगा आप सोचेंगे अरे दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन बेटर नीचे वाला आप जानते रहेंगे। ठीक बात सही है। तो ये भी पॉइंट हो गया आपका। एक जो लास्ट पॉइंट बच रहा है इसमें कि सारा कुछ क्लियर हो जाए आपका, एक
लास्ट पॉइंट आप देख लें, इट इज टाइम यही समय है, ये आया ना कल्पना, यही समय है कि आप पढ़ डालते खूब बढ़िया। इसका मतलब क्या है, काश काश आप खूब पढ़ते, खूब मन लगाकर, तो यही समय है कि आप पढ़ डालते। ये कल्पना हुआ, मैंने क्या डाला, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक बात भैया। लेकिन कभी कभी आपको देखो एग्जाम में गुमराह कैसे कर दिया जाता है। इट इज टाइम दिया, ठीक बात है, इट इज टाइम के बाद आप ऐसे समझो, ये इट इज टाइम आपका क्या है यहां, काश काश। अब समझो कि ये जो इट इज टाइम लिखा आपने, काश लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा है, एक पूरा का पूरा क्या लिखा, वाक्य। वाक्य में आपने क्या डाला, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या डाला, स्टडीड, और ये क्या डाला, वो एडवर्ब आपने डाल दिया। तो आपने देखा कि यहां जो काश लगा है इट इज टाइम से, यही समय है कि काश आप पढ़ डालते। तो इट इज टाइम के बाद एक पूरा का पूरा ये जो ब्रैकेट यहां लिखा है, ये पूरा एक वाक्य लिखा है, ठीक बात है। अब कभी कभी क्या होता है, इट इज टाइम, ये वाक्य भैया दे दिया जाता है। आप समझना, इसमें आप देखोगे इट इज टाइम तो लिखा है, लेकिन इट इज टाइम के बाद वाक्य नहीं जोड़ा है, बल्कि ये इसी समय के लिए डाला है। या आप सिंपल लहजे में समझे कि ये भैया देखो कल्पना नहीं, बल्कि ये हम लोग प्रेजेंट में आ गए हैं। तो ये कल्पना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे ना वाक्य नहीं है। क्या ये वाक्य है, वाक्य नहीं लिखा है। ये तो क्या लिखा है, 2+V1, कि ये समय है पढ़ाई करने का, ये समय है पढ़ाई करने का, बस। इसमें आपका कल्पना जैसा फील नहीं है, तो थोड़ा सा फर्क आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इट इज टाइम के बाद वाक्य लिखा है, इट इज टाइम के बाद, देखो यहां पर क्या लिखा है, इट इज टाइम के बाद लिखा है भैया, देखो यू स्टडीड हार्ड, पूरा का पूरा एक वाक्य लिखा है। अगर पूरा का पूरा वाक्य लिख के आएगा तो आप जान जाएंगे ये कल्पना है और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक बात है। अगर वाक्य नहीं लिखा है तो इट इज टाइम टू स्टडी हार्ड, तो आपका क्या मिलेगा, 2+V1 मिलेगा, जो लगा हुआ कि ये समय है पढ़ाई करने का। तो दोनों चीजों से वाकिफ रहे आप। यहां पर धोखा होता है लोगों को, यहां पर क्या धोखा होता है, मैं जितना बता रहा हूं आपके तो एकदम काम की चीजें हैं। इट इज टाइम टू स्टडी हार्ड, ये आएगा। तो भैया जब देखो इट इज टाइम के बाद 2 से जोड़ेगा, तो भैया 2+V1 आपका लगेगा, यहाँ वाक्य नहीं लिखा गया है, तो ऐसा कल्पना का कोई भाव नहीं है। तो इस चीज को आप क्लियर करे रहेंगे। और इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट लिखकर और एक वाक्य लिखा, इट इज टाइम यू स्टडी हार्ड, तो भैया ये गलत है, अब यू स्टडी हार्ड नहीं होगा। अब आप वाक्य लिख रहे हैं तो आप पूरा पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से भैया यहां तक आपको एकदम, मैंने आपको जो काल्पनिक वाक्य हाइपोथेटिकल, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया है और कुछ भी छूटा नहीं है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, गलत होने का कोई सवाल नहीं है। तो 5 मिनट और आपका लगेगा
कि हम लोग कंडीशन में देख लें कि आखिर अपने पास जो कंडीशन है, तीन तरह के हम लोग पढ़ लिया। इफ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मैंने बताया था आपको प्रेजेंट में कि दो भविष्य के काम, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे, अगर आप घर नहीं जाओगे तो खेती नहीं कर पाओगे। मतलब इस तरह के तमाम जो काम है कि दो भविष्य की घटनाएं, दो भविष्य के एक्शन, उसमें हमने बताया था आपको कि पहला जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में और इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में या तो किसमें मॉडल इंडेफिनिट में या तो इंपरेटिव में। ठीक बात, ये पहला हो गया। अच्छा, अब दूसरा हम लोग क्या पढ़े, अभी इसी का हमने क्या कर दिया, पास्ट। अभी तो पढ़े हम लोग कल्पना में, कंडीशन मेरी पास्ट में दी है, इसका मतलब मेरी कल्पना हो गई। और यहां मैं क्या ले लूंगा, वुड प्लस V1। ठीक बात हुई है, वुड प्लस V1 ले लिया मैंने जो था। ठीक है, और तीसरा इफ और पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहां मॉडल परफेक्ट, और वुड हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ये चीजें आप सारांश के तौर पर जानते रहेंगे। आगे फिर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पे बात करते हैं भैया। पास्ट एक स्ट्रक्चर आपका हाइपोथेटिकल वाक्य में एक स्ट्रक्चर और छोटा सा है, समझ लेते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जो देखा क्लियर होगा यहां तक। अब एक छोटा सा और चीज एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, बट फॉर का यूज। बट फॉर वाला वाक्य भी आपका हाइपोथेटिकल की कैटेगरी में जाता है, तो आप वही समझेंगे उसी कैटेगरी में। तो बट फॉर मतलब होता है, अगर मैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका कैसे यूज आता है, तो एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, क्या डाल देते हैं, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा वुड हैव बीन included in the team। ये रिजल्ट लिखा है, ये रिजल्ट लिखा वुड हैव और थर्ड फॉर्म से पैसिव लिखा गया है कि रोहित शर्मा को शामिल कर लिया गया होता। समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक आगे मैं यहां लिख दे रहा हूं, बट फॉर। अच्छा, वहां पे लिखना थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूं, अच्छा हो सकता हो जाए, बट फॉर हिज इंजरी। ठीक है, ये आपका पूरा वाक्य लिखा हुआ है, रोहित शर्मा को शामिल कर लिया गया होता टीम में। ठीक बात भैया, रोहित शर्मा को टीम में शामिल कर लिया गया होता, बट फॉर हिज इंजरी। लेकिन अब मतलब पढ़ेंगे, अगर उनको इंजरी ना हुआ होता। आप सेंस देख रहे हो यहां पर, अगर यहां पे बता रहा है कि रोहित शर्मा को टीम में शामिल कर लिया गया होता, बट फॉर हिज इंजरी। अगर वो घायल ना हुए होते, यहां से क्या भाव निकल रहा है, लेकिन घायल होने की वजह से। तो इसका मतलब है हम लोग बट फॉर को लिख सकते हैं ऐसा कुछ
अगर घायल नहीं हुए होते, अगर घायल नहीं हुए होते तो उनको टीम में शामिल कर लिया गया होता। तो बट फॉर का मतलब है कि ये निगेटिव लेकर और कैसा कंडीशन है, इफ हैड नॉट और क्रिया का थर्ड फॉर्म कुछ इसी तरह का है। इफ लगा है और क्रिया का जो, क्योंकि ये आप देखेंगे वुड हैव बीन ये थर्ड फॉर्म वाला है, पश्चाताप वाला, तो इसका मतलब ये निगेटिव लेकर हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर देता है, ऐसा भाव देता है, ये जैसा इसमें मिलता है। इसमें बस ये ध्यान रखना कि निगेटिव शामिल रहता है। अगर घायल नहीं हुए होते, ध्यान दो, अगर ये घायल नहीं हुए होते तो रोहित शर्मा को टीम में शामिल कर लिया गया होता। तो आप ध्यान रखेंगे कि बट फॉर का सेंस हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म निगेटिव में लेकर चलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो जैसे मैं ये लिख रहा हूं, बट फॉर द ट्रैफिक, बट फॉर द ट्रैफिक कैसे पढ़ेंगे, बट फॉर द ट्रैफिक, अगर नहीं पढ़ना है इसमें, अगर ट्रैफिक नहीं होता, अभी अगर मुझे पढ़ना रहे तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, अगर ट्रैफिक नहीं होता, बट लगा है और फॉर लगा है तो निगेटिव लेना है। अगर ट्रैफिक नहीं होता तो आगे क्या वाक्य बनता, परफेक्ट में लेकर जाएंगे, मॉडल परफेक्ट। तो मैं अपने घर टाइम पर पहुंच गया होता, आई वुड हैव रीच्ड होम ऑन टाइम या इन टाइम, इन टाइम लिख देते हैं, दोनों चीज वही है, आपका थोड़ा सा प्रिपोजिशन का। इन टाइम मतलब टाइम के थोड़ा सा ठीक ठाक पहले पहुंच जाना, ऑन टाइम मतलब होता है बिल्कुल समय पर पहुंचना। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि अगर, यहां देखो बट फॉर द ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक नहीं होता तो मैं अपने घर समय पर पहुंच गया होता। रोहित शर्मा को, अगर रोहित शर्मा, यहां से लेते हैं बट फॉर से, अगर रोहित शर्मा घायल नहीं हुए हो, तो नहीं ऑटोमेटिक लेना, घायल नहीं हुए होते तो इनको टीम में शामिल कर लिया गया होता। ठीक है भैया, तो आप ध्यान रख पाएंगे इसको, आप इसको ध्यान में रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बट फॉर का। तो ये आपका हाइपोथेटिकल का रहा पूरा लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि आपको हाइपोथेटिकल के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो सीजीएल में आए हुए हैं, 4, 6, 8 जो मुझे मिलेगा, वो मैं आपके सामने पुटअप करूंगा। वो जो है हम लोग देख लेंगे एक बार, और इसके अलावा हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। ठीक है भैया, तब तक आप पढ़ते रहिए।